नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगुरु पर। आज हम 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है जीन अभियांत्रिकी का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था जीन अभियांत्रिकी की जो सामान्य विधि थी उसमें वांछित जीन की पहचान और उसका पृथक्करण कैसे करते हैं। आज हम बाकी के अन्य स्टेप्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है कि जो वांछित डीएनए है, जैसे ये कोई वांछित डीएनए है, ये वांछित डीएनए हमें, जैसे ये वांछित डीएनए यानी इसमें कुछ विशेष गुण हैं जिसे हमें किसी सजीव के अंदर प्रविष्ट कराना है। तो हम इस डीएनए को या इस गुण को इस सजीव में प्रवेश कैसे कराएंगे, ये किसके माध्यम से होता है? जीन अभियांत्रिकी के माध्यम से होता है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से जो भी वांछित डीएनए है यानी जो वांछित जीन है, जो गुण हमें चाहिए इस सजीव में, उसका चयन करते हैं और उसका पृथक्करण करते हैं। कल हमने पढ़ लिया था कि इसका पृथक्करण कैसे करते हैं। जैसे इसको पृथक कर लिया, अब इसको पृथक कर लिया, अब इसे इस सजीव कोशिका में प्रविष्ट कराना है। तो अब इस सजीव कोशिका में प्रविष्ट कैसे कराएंगे? इस सजीव कोशिका में इसको प्रविष्ट कराएंगे यानी ये जो डीएनए है या फिर ये जीन है, ये इसके अंदर गुणन करेगा, सजीव के अंदर गुणन करेगा और वो गुण उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो वांछित डीएनए होता है या वांछित जीन होता है, इसके अंदर इतनी क्षमता पाई नहीं जाती है कि ये किसी भी कोशिका के अंदर प्रविष्ट कर जाए या फिर उसके अंदर गुणन करने लग जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस डीएनए को किसी अन्य डीएनए के साथ, ये सजीव के कोई डीएनए लेते हैं और उस डीएनए के साथ इस डीएनए को यानी वांछित डीएनए को जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार हम वांछित डीएनए को इससे जोड़ देंगे और वांछित डीएनए को इस पर जोड़ने के बाद अब इसके अंदर क्या हो गया, गुणन की क्षमता आ गई। यानी ये किसी भी कोशिका में प्रविष्ट कर सकता है, प्रविष्ट हो सकता है और क्या कर सकता है, गुणन कर सकता है और अपनी संख्या में वृद्धि करके उस सजीव में अपने गुण उत्पन्न कर सकता है। लेकिन इन दोनों के जब मिलान होता है, मिलन होता है इन दोनों का, तो कुछ अवांछित पदार्थ भी बन जाते हैं, अवांछित गुण भी उत्पन्न हो जाते हैं जो हमें उस सजीव के अंदर नहीं चाहिए। तो उन्हें हम पृथक कैसे करते हैं? तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो डीएनए बना है इसे हम क्या कहते हैं, पुनर्योजित डीएनए कहते हैं। अब इस पुनर्योजित डीएनए को किसी परपोषी कोशिका में, सबसे अच्छी परपोषी कोशिका जीवाणु होती है, जो डीएनए होता है उसका गुणन करने के लिए सबसे अच्छी कोशिका जीवाणु होती है। और जीवाणुओं में भी जो ई कोलाई जीवाणु है वो सबसे उपयुक्त होता है, डीएनए के गुणन के लिए सबसे उपयुक्त होता है। अब इसके अंदर ये जो डीएनए जुड़ा है, ये जो विजातीय डीएनए जुड़ा है या फिर हम इसे वाहक भी कह सकते हैं। तो ये जो वाहक डीएनए जुड़ा है किसके साथ? वांछित डीएनए के साथ। अब इसके अंदर क्या हो गया, पुनर्योजन डीएनए बन गया। अब ये पुनर्योजित डीएनए है, ये इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा क्योंकि ये जुड़ा हुआ है। तो इसके अंदर क्या हो गया, गुणन की क्षमता भी आ गई और प्रवेश करने की क्षमता भी आ गई। तो इसमें ये डीएनए प्रविष्ट हो जाएगा, पुनर्योजित डीएनए यानी जिसमें वाहक डीएनए भी होगा और जो वांछित डीएनए है वो भी होगा। अब इस जीवाणु को हम क्या करेंगे, संवर्धित प्लेट पर संवर्धित करेंगे। अब इस जीवाणु का संवर्धन हो जाएगा, ये यानी ये अपनी संख्या में वृद्धि कर लेंगे। जब इसे संवर्धन प्लेट पर रखेंगे यानी जीवाणु संवर्धित होगा तो उसकी संख्या में वृद्धि होगी। यानी ये जो ई कोलाई जीवाणु है इसमें संवर्धन किस प्रकार से होता है, एक जीवाणु होता है उससे 2 बन जाते हैं, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार डबल होते जाते हैं। जब संवर्धन प्लेट पर रखेंगे तो ये जीवाणु संख्या में 2 हो जाएंगे। और इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, जो पुनर्योजित डीएनए है वो पाया जा रहा है। और पुनर्योजित डीएनए में वाहक डीएनए पाया जा रहा है। और वाहक डीएनए जो होता है, ये वाला वाहक डीएनए है, ये क्या करता है, गुणन की क्षमता को प्रवर्धित करता है या इसमें गुणन की क्षमता पाई जाती है। यानी ये इसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये जो वांछित डीएनए है इसके अंदर भी गुणन की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, जिससे दोनों डीएनए में, दोनों जो जीवाणु होते हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, गुणन हो जाता है। यानी जो पुनर्योजित डीएनए है वो पहले जीवाणु में भी चले जाते हैं
और दूसरे जीवाणु में भी। अब ये जब संख्या में 4 होंगे तो उनमें भी इसी प्रकार से होगा, जो डीएनए होगा वो वापस से गुणन कर जाएगा, यानी जो पुनर्योजित डीएनए है उसकी संख्या में भी वृद्धि होगी। अब इसकी संख्या में वृद्धि होने के बाद यानी इसमें क्या हो गया, गुणन की क्षमता विकसित हो गई। अब इस डीएनए को निकाल लेते हैं और इसको कहां डाल देते हैं, सजीव के अंदर डाल देते हैं, और सजीव के अंदर भी ये इसी प्रकार से गुणन करती है, जिससे सजीव के अंदर हम जो वांछित गुण लाना चाहते हैं, जो डीएनए है वो गुणन की क्षमता अर्जित कर लेगा। तो यहां पर सजीव के अंदर गुणन करके वो उस सजीव में उसी प्रकार का गुण उत्पन्न कर देगा। तो इस पूरी प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, वांछित डीएनए को पहचानते हैं और उसे पृथक करते हैं। ये हमने पहली वीडियो में जान लिया था कि इसको पहचानते कैसे हैं और इसे पृथक कैसे करते हैं। आज हम बाकी के जो अन्य स्टेप्स हैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहला स्टेप कल कंप्लीट हो गया था। सेकंड स्टेप है क्लोनिंग वाहकों का चयन, यानी ये जो वाहक जुड़ रहे हैं इसके साथ, ये वाहक कैसे कैसे होते हैं और किस प्रकार के हो सकते हैं, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे कि वो वाहक जो है वो वांछित डीएनए के साथ किस प्रकार संबंध बना लेते हैं या बंध बना लेते हैं और पुनर्योजित डीएनए का निर्माण करते हैं। सेकंड स्टेप है क्लोनिंग वाहकों का चयन, यानी इसमें हम क्या करेंगे, जो क्लोनिंग हो रही है उसमें वाहकों का चयन करेंगे। पहले स्टेप में क्या हो रहा था, हमने वांछित डीएनए को चूज कर लिया था, यानी वांछित डीएनए को पृथक कर लिया था। अब इसके बाद में क्या होगा, ये है वांछित डीएनए। अब ये वांछित डीएनए है, इसमें इतनी क्षमता नहीं पाई जाती है कि ये सीधे ही किसी परपोषी कोशिका में प्रविष्ट हो जाए और उसमें गुणन कर जाए। तो ये क्या करता है, हम इसके साथ क्या करते हैं, वाहक जोड़ देते हैं। कोई वाहक है उससे इसके साथ जोड़ देते हैं और इन दोनों को इसमें डाल देते हैं। तो सेकंड स्टेप क्या है, क्लोनिंग वाहकों का चयन, यानी वाहकों का चयन करेंगे। इसमें वाहक कैसे चूज करेंगे, वाहक ऐसे डीएनए होने चाहिए जिसमें कुछ गुण होने चाहिए, जैसे वो किसी भी परपोषी कोशिका में गुणन कर सके। तो पहला गुण हो गया वाहक का, पहला गुण परपोषी कोशिका, यानी जो जीवाणु होती है, जीवाणु ई कोलाई जीवाणु होता है, उसमें परपोषी कोशिका में ये पुनरावृत्ति कर सके। पुनरावृत्ति भी दो प्रकार की होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। पुनरावृत्ति दो प्रकार की होती है, जो वाहक होता है वो पुनरावृत्ति कर सके परपोषी कोशिका में। सेकंड है कि ये परपोषी कोशिका की जो भित्ति होती है इसको आसानी से पार कर सके, यानी जो वाहक है वो परपोषी कोशिका में प्रवेश आसानी से कर सके। तो हम वाहक को क्यों जोड़ते हैं इसके साथ, ताकि ये जो वांछित डीएनए है ये कोशिका के अंदर पुनरावृत्ति कर सके और आसानी से प्रविष्ट हो सके या फिर प्रवेश कर सके। इसके साथ ही जो वाहक डीएनए है ये, इसमें कुछ प्रतिबंधन होने चाहिए। इसके अंदर बीच बीच में कोई प्रतिबंधन होंगे तभी ये बीच में से कट सकेगा। जैसे ये गोल होता है, आकार में गोल होता है, गोलाकार होता है, तो इसमें कुछ प्रतिबंधन होने चाहिए। जैसे यहाँ पर प्रतिबंधन हो गया, यहाँ पर प्रतिबंधन हो गया, तो इसमें कुछ विशिष्ट प्रतिबंधन होने चाहिए जिससे यहां से ये टूट जाए और यहाँ पर क्या जुड़ जाए, जो वांछित डीएनए है वो इस स्थान पर जुड़ जाए। यानी प्रतिबंधन होना आवश्यक है, क्योंकि जब प्रतिबंधन होगा तभी जो वांछित डीएनए है वो वाहक डीएनए के साथ जुड़ पाएगा। तो यानी तीसरा गुण क्या होगा वाहक का, कि वाहक डीएनए में विशिष्ट प्रतिबंधन होने चाहिए ताकि वांछित डीएनए उसमें जुड़ सके। हमें पता है कि ये जो परपोषी कोशिका है ये कोई भी हो सकती है, परपोषी कोशिका कोई भी हो सकती है, लेकिन सबसे उपयुक्त परपोषी कोशिका कौन सी होती है, जीवाणु होती है। और जीवाणु में भी कौन सी, ई कोलाई जीवाणु है वो सबसे उपयुक्त परपोषी कोशिका है। डीएनए के गुणन के लिए सबसे उपयुक्त क्या है, परपोषी कोशिका है। अब हम बात करते हैं कि ये जो वाहक होते हैं, जो ई कोलाई जीवाणु में प्रविष्ट होते हैं,
वो वाहक कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबसे उपयुक्त होता है प्लाज्मिड। तो हम पहले प्लाज्मिड के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके बाद में जो जीवाणु भोजी हैं, बैक्टीरियोफेज हैं, उनके बारे में जानेंगे, और फिर उसके बाद में कॉस्मिड के बारे में जानेंगे। यानी ये जो प्लाज्मिड होता है ये क्या करता है, ई कोलाई जीवाणु में वाहक के रूप में कार्य करता है, यानी वांछित डीएनए प्लाज्मिड के साथ जुड़कर पुनर्योजित डीएनए बना लेते हैं, और उसके बाद में वो सजीव कोशिका के अंदर, सजीव कोशिका भी हो सकती है, या फिर सबसे उपयुक्त कौन सी होती है, ई कोलाई जीवाणु में प्रविष्ट करके डीएनए का गुणन कर सकती है। अब ये जो प्लाज्मिड है ये कोशिका में गुणसूत्रों के अलावा पाई जाती है, गुणसूत्रों के अलावा, यानी प्लाज्मिड एक प्रकार का डीएनए है और ये गुणसूत्रों के अलावा पाई जाती है, अतिरिक्त पाई जाती हैं। अब ये प्लाज्मिड क्या कर रही है, वाहक के रूप में कार्य कर रही है, यानी इसके क्या गुण होने चाहिए कि ये परपोषी कोशिका में पुनरावृत्ति कर सके, और परपोषिका कोशिका होती है उसके अंदर आसानी से प्रवेश कर सके। और इसके साथ ही जो प्लाज्मिड है उसमें क्या होते हैं, प्रतिबंधन होते हैं, विशिष्ट प्रतिबंधन होते हैं, जहां पर वांछित डीएनए आकर जुड़ जाता है। और जब हम प्लाज्मिड को वाहक के रूप में कार्य लेते हैं तो ये जो प्लाज्मिड होता है ये वाहक कोशिका यानी जीवाणु जो होती है उसके जीवन चक्र पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, यानी उसकी संख्या में जब वृद्धि होती है तो ये गुणन कर लेती है, उसके जीवन चक्र पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। इसमें जो प्लाज्मिड होता है इसमें 3 से लेकर 1000 जीन तक पाए जाते हैं, यानी जो प्लाज्मिड होता है वो 3 से लेकर 1000 गुणों तक निहित हो सकता है, यानी उसमें 3 से 1000 गुण निहित हो सकते हैं। सबसे ज्यादा उपयोग में लिए जाने वाला प्लाज्मिड कौन सा है, PBr 322, यानी जो PBr 322 होता है उसे हम वाहक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लेते हैं। अब हम इसकी कार्यविधि जान लेते हैं कि ये प्लाज्मिड जो है वो वांछित डीएनए के साथ जुड़कर उसमें गुणन की क्षमता कैसे प्रदान करता है। जैसे यहां पर जुड़ रहा था ये वांछित डीएनए और ये वाहक डीएनए, ये आपस में जुड़ रहे थे और क्या बना रहे थे, पुनर्योजित डीएनए बना रहे थे। तो हम इस क्रियाविधि को जानेंगे कि प्लाज्मिड और वांछित डीएनए आपस में जुड़कर पुनर्योजित डीएनए का निर्माण किस प्रकार करते हैं। ये जो पीबीआर होता है ये गोलाकार संरचना होती है, पीबीआर गोलाकार संरचना होती है। इसमें 2 चिन्हित स्थान होते हैं, जैसे ये चिन्हित स्थान हो गया और ये चिन्हित स्थान हो गया। इसमें एक को तो हम कहते हैं TTR यानी टेट्रासाइक्लोन प्रतिरोधी, और एक को कहते हैं AMPR यानी एप्सिलिन प्रतिरोधी। तो ये जो चिन्हित स्थान होते हैं यहां से क्या होता है, डीएनए पृथक होता है। ये कितना होता है, 12B होता है, यानी 12B होता है। यहां से ये जो पूरी लंबाई है 12B होती है। अब यहां पर क्या आता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जैसा कि हमने पहली वीडियो में देखा था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, कैंची की तरह होता है, यानी जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो यहां से काट देता है और यहां से। प्लाज्मिड है इसको यहां से काट देगा और यहां से काट देगा, यानी 12B से की लंबाई से काट देगा। अब इसको काटने के बाद यहां पर जो 12B का वांछित डीएनए है वो यहां पर जुड़ जाएगा, और यहां पर जुड़ने के बाद से वापस ये गोलाकार संरचना बन जाएगी। तो इसे हम देख लेते हैं ये किस प्रकार से होता है। जैसे यहां पर ये है प्लाज्मिड और यहां पर ये वांछित डीएनए। अब प्लाज्मिड में वांछित डीएनए कैसे जुड़ेगा, यानी पुनर्योजित डीएनए का निर्माण किस प्रकार होगा। तो इसमें 2 चिन्हित स्थान पाए जाते हैं, जो प्लाज्मिड होता है इसमें 2 चिन्हित स्थान पाए जाते हैं। जैसे कोई भी चिन्हित स्थान ले लो, जैसे AMPR ले लो, एप्सिलिन प्रतिरोधी ले लो, वहां से जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो प्लाज्मिड को काट देता है। अब प्लाज्मिड कैसा हो गया, सीधी स्ट्रक्चर में हो गया। प्लाज्मिड को यहां से काट दिया और इन दोनों को ऐसे खोल दिया तो ये सीधी रेखा में बन गया, प्लाज्मिड सीधी रेखा में बन गया। थोड़ा बड़ा बना देते हैं। अब ये सीधी रेखा में बन गया। यहां पर क्या पाए जाते हैं, डीएनए के क्षार क्रम पाए जाते हैं। अब मान लो ये कौन सा है, यहां से काटा, ये है TTA यानी थाइमिन
एडेनिन, और इधर है एडेनिन, थाइमिन और थाइमिन, यानी जो थाइमिन है वो किसके साथ जुड़ जाता है, थाइमिन के साथ, थाइमिन थाइमिन के साथ, और ये ए के साथ। तो इस प्रकार हमने काट दिया। तो जो वांछित डीएनए है उसमें क्या है, ये वांछित डीएनए है, इसमें टीएए और टीएए, इस प्रकार ये क्षारक्रम है, इसमें भी क्षारक्रम है, इसमें क्षारक्रम है, और यहां पर जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है वो इस प्रकार है, और यहां पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस प्रकार है। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो इसको जोड़ने से क्या स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, इन दोनों को जोड़ने से इस प्रकार की स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, यानी ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। अब इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, लाइगेशन कहते हैं इस क्रिया को। और यहां पर ये है प्लाज्मिड का डीएनए। अब प्लाज्मिड का डीएनए क्या है, एटीटी। अब इसमें जो थाइमिन है उसके साथ एडेनिन जुड़ जाता है, और दूसरे थाइमिन के साथ एडेनिन, और ये जो थाइमिन है ये इस एडेनिन के साथ जुड़ जाता है, यानी ये आपस में संयोग कर जाते हैं। तो इस संयोग करने के बाद इसमें क्या बनता है, इसमें इस क्षारक्रम का बचेगा टीटीए, और यहां पर बचेगा टीएए। तो इसमें जो एडेनिन है वो किसके साथ, थाइमिन के साथ, ये एडेनिन इस थाइमिन के साथ, और ये थाइमिन इस एडेनिन के साथ, यानी वापस से गोलाकार संरचना बन जाती है। अब इसमें अगर संरचना बनाए तो संरचना इस तरह से होगी, यानी इसमें जो प्लाज्मिड है उसका भी क्षारक्रम पाया जाएगा, और जो वांछित डीएनए है उसका भी क्षारक्रम पाया जाएगा, या उसका भी डीएनए पाया जाएगा। जैसे ये किसका है, वांछित डीएनए है, और ये प्लाज्मिड का डीएनए है, यानी आपस में संयोग करके क्या बना लेते हैं, वापस से गोलाकार संरचना बना लेते हैं, और इसको हम कहते हैं प्रतियोजित डीएनए, प्रतियोजित नहीं, पुनर्योजित या पुनर्योगज डीएनए या पुनर्योजित डीएनए। यानी इसमें हमने क्या कर दिया, डीएनए में फेरबदल कर दिया, यानी जो हमें गुण चाहिए थे वो इसमें जोड़ दिए। तो इसे हम क्या कहेंगे, पुनर्योजन डीएनए कहेंगे। अब पुनर्योजन डीएनए को हम परपोषी कोशिका में प्रविष्ट करा देंगे, जैसा कि यहां पर हो रहा था, ई कोलाई में प्रविष्ट करा रहे थे पुनर्योगज डीएनए को। अब यहां पर जो अगला स्टेप है वो क्या है, पुनर्योगज डीएनए को ई कोलाई में प्रविष्ट करा देंगे। लेकिन अभी हमें वाहक के और भी प्रकार पढ़ने हैं। अभी तो हमने प्लाज्मोडियम पढ़े, आगे हम अगला टॉपिक हमारा जीवाणुभोजी है, और उसके अगला कॉस्मिड है, यानी वाहक का अगला प्रकार है जीवाणुभोजी। अब यहां पर क्या हो रहा था, जो प्लाज्मोडियम था ये पुनर्योगज डीएनए बना रहा था, और अब हम आगे पढ़ेंगे स्टेप में कि ये किस प्रकार उसमें परपोषी कोशिका में प्रविष्ट हो जाएगा और वहां पर गुणन करेगा। दूसरा वाहक है वो है जीवाणुभोजी, यानी प्लाज्मोडियम के स्थान पर हम जीवाणुभोजी का भी उपयोग कर सकते हैं। पहले हम जीवाणुभोजी की परिभाषा जान लेते हैं कि जीवाणुभोजी किसे कहते हैं। जैसे ये कोई जीवाणु है, क्योंकि हमें तो डीएनए जो है वो जीवाणु में प्रविष्ट कराना है, तो जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले वायरस जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जीवाणुभोजी कहते हैं। यानी ये जीवाणुभोजी है, ये क्या कर रहा है, जीवाणु को संक्रमित कर रहा है। ये जीवाणु है, इसको संक्रमित करने वाले जो वायरस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जीवाणुभोजी कहते हैं। यानी ये जो जीवाणुभोजी होते हैं ये जीवाणु को किस प्रकार संक्रमित करते हैं, इसमें कुछ डीएनए पदार्थ पाया जाएगा, वो जीवाणु में आ जाएगा, तो जीवाणु जो है वो संक्रमित हो गया। यानी हम जीवाणु में अगर डीएनए प्रविष्ट कराना चाहें तो जीवाणुभोजी के माध्यम से भी हम जीवाणु के अंदर प्रविष्ट करा सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो अल्फा जीवाणु हैं और M13 जीवाणु हैं, M13 जीवाणु हैं, ये क्या करते हैं, जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। अब हम इनके डीएनए में क्या जोड़ देंगे, वांछित डीएनए जोड़ देंगे। जैसे हम यहां पर बड़ी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे ये कोई जीवाणुभोजी है। अब जीवाणुभोजी कहा जा रहा है, जीवाणु के ऊपर जा रहा है, यानी ये क्या हो गया, जीवाणु हो गया। अब इसके अंदर जो पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए और आरएनए है,
वो कहाँ जाता है, जीवाणु में जाता है। और अब हम क्या करते हैं, जीवाणु भोजी को भी हम वाहक के रूप में कार्य कर सकते हैं। जैसे यहां पर इसका डीएनए में हम वांछित डीएनए को जोड़ दें। ये जो वांछित डीएनए है, जैसे ये वांछित डीएनए है, ये इसके डीएनए के साथ जोड़ दिया। अब इसके डीएनए के साथ ये जो वांछित डीएनए है ये कहाँ चला जाएगा, जीवाणु के अंदर प्रविष्ट हो जाएगा। यानी यहां पर जोड़ेंगे तो कौन सा डीएनए बना, पुनर्योगज डीएनए बना। और पुनर्योगज डीएनए इसके डीएनए के साथ यहां पर चला जाएगा, यानी जीवाणु में चला जाएगा और वहां पर गुणन हो जाएगा। तो इस प्रकार हम जीवाणु भोजी को भी वाहक के रूप में कार्य में ले सकते हैं। जीवाणु भोजी जो है वो प्लाज्मोडियम से अधिक होते हैं, यानी जो अधिक सक्रिय होते हैं किसमें, डीएनए के गुणन में। डीएनए के गुणन में अधिक सक्रिय क्यों होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो प्लाज्मिड थे उसमें केवल 12 केबी है, उतने ही लेंथ का डीएनए, वांछित डीएनए हम जोड़ सकते हैं। लेकिन जो जीवाणु भोजी हैं उनमें हम 24 केबी तक डीएनए को जोड़ सकते हैं। अब बात आती है कि हम जीवाणु भोजियों में इन दोनों वायरस को ही क्यों लेते हैं, यानी इन दोनों जीवाणु भोजियों को ही क्यों लेते हैं, यानी M13 और डेल्टा को ही हम जीवाणुओं को संक्रमित करने में क्यों लेते हैं, यानी डीएनए के गुणन में क्यों लेते हैं। अब इसका आंसर है कि इनको हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये जो जीवाणु भोजी हैं ये क्या करते हैं, ई कोलाई जीवाणु को संक्रमित करते हैं। और हमें पता है कि ई कोलाई जीवाणु है वो डीएनए के गुणन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो हम इन दोनों जीवाणु भोजियों का ही उपयोग में लेते हैं। अब यहां तक की क्रिया हो गई कि जो डीएनए है, वांछित डीएनए है और जो वाहक डीएनए है वो आपस में जुड़ गए। एक तो प्लाज्मिड के साथ, एक जीवाणु भोजी वायरस है उसके डीएनए के साथ, यानी इसमें जो वांछित डीएनए का क्लोनिंग वाहक के साथ निवेशन था वो हो गया है। अब अगला टॉपिक है पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका में गुणन, यानी ये जो पुनर्योजित डीएनए बना है ये परपोषी कोशिका में प्रविष्ट कैसे होगा और इसमें गुणन कैसे होगा। अब ये जो पुनर्योजित डीएनए बना है ये परपोषी कोशिका यानी ई कोलाई जीवाणु में किस प्रकार प्रविष्ट होगा, तो इसका प्रवेश करने के दो प्रकार हैं, एक तो रूपांतरण, एक पारक्रमण। ये हमने 11th में पढ़ लिए हैं कि जो जीवाणु भोजी होते हैं उनमें रूपांतरण और पारक्रमण कैसे होता है। तो ये तो हो गया कि जीवाणु जो है वो उनसे डीएनए किस प्रकार से आएगा, यानी रूपांतरण और पारक्रमण के द्वारा किस प्रकार से आएगा। अब इसके बाद में क्या होता है, इसके अंदर जब डीएनए प्रविष्ट हो जाता है उसके बाद में हम इस जीवाणु को क्या करते हैं, संवर्धन प्लेट पर संवर्धित करते हैं, यानी इसकी संख्या में वृद्धि के लिए इसे प्रमोट करते हैं। तो ये क्या करता है, ई कोलाई 1 से 2 बन जाते हैं और 2 बनने के साथ ही इसमें जो पुनर्योजन डीएनए है इसमें क्या है, गुणन की क्षमता पहले से है, तो ये भी गुणन कर जाएगा और अपनी संख्या में वृद्धि कर लेगा। इसके साथ पुनर्योजन डीएनए में क्या क्या होता है, वाहक डीएनए भी, ये वाहक डीएनए, और यहां पर ये भी होता है वांछित डीएनए, तो इसमें भी इसी प्रकार से होगा। तो इसमें जो है डीएनए वो गुणन करके संख्या में वृद्धि कर लेता है, यानी जो वाहक डीएनए है वो तो वृद्धि कर ही रहा है क्योंकि उसके अंदर तो गुणन की क्षमता है, लेकिन जो वांछित डीएनए है वो इसके साथ जुड़ने से और जब ये गुणन करता है तो उसके अंदर भी क्या हो जाता है, गुणन करने की क्षमता बढ़ जाती है, गुणन करने की क्षमता आ जाती है। और अब इसके अंदर जो ये वाहक डीएनए है इसके अंदर गुणन करने की क्षमता आ गई है। अब हम इस वाहक डीएनए को क्या करेंगे, दूसरी कोशिका में शिफ्ट कर देंगे, यानी जो सजीव में हमें जो गुण चाहिए होते हैं उससे उस गुण में उस सजीव को ये गुण प्रदान कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो जीन बनी है इसे हम निकालेंगे, यानी ये जो डीएनए है जिसमें क्या हो गया है, गुणन की क्षमता आ गई है। अब इसे हम दूसरी कोशिका में शिफ्ट करेंगे, यानी जो सजीव में ये गुण हमें चाहिए उसको हम ये गुण प्रदान कर देंगे। तो प्रदान कैसे करेंगे, जब इसकी क्लोनिंग होती है, क्लोनिंग ही तो रही है, यहाँ पर ये वाहक पाया जा रहा है और वाहक गुणन करके अपने समान बना रहा है, जो डीएनए है उनको बना रहा है। उसके साथ ही ये जो
वांछित डीएनए है ये भी क्या कर रहा है, क्लोनिंग कर रहा है, यानी अपने समान गुण वाले डीएनए को उत्पन्न कर रहा है, यानी इसके क्लोन बन गए। अब ये इसकी क्लोनिंग होने के बाद में जब इसकी क्लोनिंग होती है तो कुछ अवांछित पदार्थ बच जाते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया था कि इसमें कुछ अवांछित पदार्थ बच जाते हैं जो हमें नहीं चाहते हम वो, यानी अवांछित गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो पहले हम इन अवांछित गुणों को हटाएंगे। इन अवांछित गुणों को कैसे हटाएंगे, ये जो ई कोलाई जीवाणु है, अब आपके समझ में आएगा कि हमने जो परपोषी कोशिका ली है वो ई कोलाई क्यों ली है। ई कोलाई में 2 जीन पाई जाती है, एक का नाम होता है मार्कर जीन और एक का नाम होता है रिपोर्टर जीन। एक का नाम मार्कर जीन, एक का नाम रिपोर्टर जीन। तो इसे थोड़ा अलग कलर से दर्शा देते हैं। जैसे ये तो हो गई मार्कर जीन और ये रेड कलर वाली हो गई रिपोर्टर जीन। अब ये क्या करती हैं, ये नहीं पाई जा रही है। तो ये क्या करती हैं, ये करती हैं कि जो मार्कर जीन है ये तो हमें जो पदार्थ चाहिए, जैसे ये वाले गुण चाहिए और ये वाले, ये जो वाहक है वो वाले और ये अवांछित, यानी हमें चाहिए कौन से, वांछित वाले चाहिए। तो ये इन्हें दर्शा देती है, यानी मार्क कर देती है। तो इस जीन को हम क्या कहते हैं, मार्कर जीन कहते हैं। मार्कर जीन वांछित गुणों को दर्शा देती है। अब हम इस वांछित गुण को बाहर निकाल लेते हैं, यानी मार्कर जीन सहायक होती है, तो इसीलिए इसका नाम मार्कर जीन है। मार्कर जीन का अगर हम उदाहरण देखें तो कैनामाइसिन मार्कर जीन होती है, कैनामाइसिन प्रतिरोधक जीन। ये कैसी होती है, ई कोलाई में पाई जाने वाली मार्कर जीन। और मार्कर जीन के अलावा ये जो रिपोर्टर जीन पाई जा रही है ये क्या करती है, ये वांछित जो डीएनए है उसके गुणों को दर्शाती है, यानी यहाँ पर प्रदर्शित कर देती है, यानी बता देती है। तो इसका नाम क्या हो गया, रिपोर्टर जीन। अगर हम इसका उदाहरण लेकर देखें तो इसका उदाहरण होगा ल्यूजीफेरस जीन। अब ये ल्यूजीफेरस जीन कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है जुगनू में। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि जुगनू में ऐसी कौन सी जीन होती है जो उसको चमक प्रदान करती है। तो उसका आंसर क्या होगा, LUC या ल्यूजीफेरस जीन। ये क्या करती है, जुगनू में पाई जाती है और जैव प्रदीप्ति होती है, यानी जो जीवों में जो प्रदीप्ति पाई जाती है, प्रकाश पाया जाता है, उसको उत्पन्न करती है, यानी दर्शाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टर जीन कहते हैं। ई कोलाई में पाई जाने वाली रिपोर्टर जीन और मार्कर जीन द्वारा हम क्या कर लेते हैं, वांछित जीन को निकाल लेते हैं। और अब ये वांछित जीन को हम कहाँ डाल देते हैं, सजीव के अंदर डाल देते हैं। यानी इस सजीव में अगर हमें इस गुण की अगर आवश्यकता है तो हम क्या करेंगे, पहले उसका पुनर्योजन करेंगे, यानी उसके साथ वाहक डीएनए जोड़ेंगे, उसके बाद में उसे परपोषी कोशिका में प्रवेश कराएंगे, जिससे उसके अंदर गुणन की क्षमता उत्पन्न हो जाएगी। और उसके बाद में हम लास्ट में क्या कर देंगे, सजीव के अंदर वो गुण प्रविष्ट करा देंगे। अब अगर हम इसका उदाहरण लेकर देखें तो जो ई कोलाई जीवाणु होती है, इसके अंदर एक दवा बनाई जाती है जिसका नाम होता है इंसुलिन। तो ये आपको याद रखना है कि इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है, इंसुलिन का निर्माण ई कोलाई जीवाणु में होता है। यानी ई कोलाई जीवाणु क्या करती है, इंसुलिन का निर्माण करती है और उसकी फिर बाद में हम इंसुलिन को ग्रहण कर लेते हैं, यानी इंसुलिन हमारे अंदर प्रविष्ट करा दी जाती है। तो जो प्रविष्ट कराने की ये जो क्रिया है, ये उदाहरण है केवल इंसुलिन का, कि हम ई कोलाई में जो निर्मित इंसुलिन है उसका भी हम प्रदान कर लेते हैं, यानी ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लास्ट में क्या करते हैं, वांछित जीन की अभिव्यक्ति करते हैं, यानी वांछित जीन पाया जा रहा है उसे सजीव के अंदर प्रविष्ट करा देते हैं। तो इस प्रकार जो है जीन अभियांत्रिकी कंप्लीट होती है, यानी जो वांछित गुण सजीव को चाहिए उसके अंदर प्रविष्ट करा दी।